start again. It's a rich thing. All right. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछला वीडियो आपका लेक्चर नंबर 3 था कॉमर्स का। ये पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है लेक्चर नंबर 4 और इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं डिबेंचर्स। तो हम लोगों ने इक्विटी शेयर कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं भाई डिबेंचर्स का टॉपिक। तो फटाफट से देखते हैं कि डिबेंचर्स के चैप्टर में क्या क्या है भाई, ठीक है ना। तो डिबेंचर्स क्या होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, ये सब कुछ मैं वीडियो में कवर करने वाला हूं। आई होप आपको कुछ कुछ चीजें दिख भी रही होंगी और मैं आपको बताता हूं कि डिबेंचर्स के अंदर क्या क्या आएगा। चलो, वैसे तो डेफिनेशन थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखी, लेकिन मुझे बताना बनता है भाई ये होता क्या है डिबेंचर्स। एक कंपनी ना मार्केट में शेयर्स इश्यू करती है, तो शेयर्स उसके लिए कैपिटल का फॉर्म होता है। डिबेंचर्स इशू करती है तो वो उसके लिए एक तरह का लोन का फॉर्म होता है। डिबेंचर होल्डर को पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। यहां पर मैंने कुछ भी लिख रखा है, जरा पढ़िएगा। डिबेंचर डिनोट बोरोइंग बाय अ कंपनी एंड रिप्रेजेंट्स इट्स लोन कैपिटल, ठीक है ना भैया। तो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं एक कंपनी के क्रेडिटर्स। दूसरा कीवर्ड हो गया क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। फिर क्या लिखा हुआ भाई, डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। कॉमन सील हो गया इसका थर्ड कीवर्ड बेटा। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड एट अ फिक्स्ड रेट एंड इट इज पेबल पीरियोडिकली। तो भैया फिक्स्ड रेट पर डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे किया था, पहले से ही बता दिया जाता है कि किस रेट के डिबेंचर्स हैं। 10% इंटरेस्ट पे किया जाएगा, 12% पे किया जाएगा, 15% पे किया जाएगा एंड लाइक वाइज कुछ भी पे किया जा सकता है, जैसा डिबेंचर्स पे पहले से प्री स्पेसिफाइड है और टाइम टू टाइम पर हमको पे करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद क्या लिखा है, डिबेंचर्स कैरी नो वोटिंग राइट्स अनलाइक इक्विटी शेयर्स। इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते और इनके पास कोई प्रीएम्प्टिव राइट्स भी नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक पर आते हैं काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर। काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स क्या है फटाफट से देखते हैं भाई। तो चलो काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स पर आते हैं। काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स क्या है फटाफट से देखते हैं। पहला डिबेंचर क्या है भाई मेरा, पहला है हमारा नेकेड डिबेंचर। ये नेकेड डिबेंचर क्या होता है भाई, नेकेड डिबेंचर का मतलब है वो डिबेंचर्स जिनको इशू करते समय कोई भी एसेट्स को गिरवी नहीं रखा गया था। नेकेड डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, नो एसेट्स हैव बीन अटैच्ड, मतलब कोई चार्ज ऑन एसेट नहीं होता है, उन्हें बोलते हैं नेकेड डिबेंचर्स। और साथ में मॉर्टगेज डिबेंचर्स किसे बोलेंगे, वो डिबेंचर्स जो इशू करते समय जिनके पास कोई एसेट गिरवी रखे गए होते हैं उन्हें बोलते हैं मॉर्टगेज डिबेंचर्स। तो समझ में आ गया नेकेड डिबेंचर्स क्या है, जिसमें कोई भी सिक्योरिटीज को अटैच नहीं किया गया है। मॉर्टगेज डिबेंचर्स क्या है, जिसमें कोई भी एसेट गिरवी रखा गया है। सेकंड पर आते हैं भाई। अच्छा, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसे मैंने प्रेफरेंस शेयर्स में भी टाइप्स बताए थे ना, यहां पर भी आप इसको अलग अलग लिख सकते हो। रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर्स कौन होते हैं, वो डिबेंचर होल्डर्स जो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद जिनको रिडीम कर दिया जाता है, मतलब जिनका पैसा वापस कर दिया जाता है। इररिडीमेबल कौन से होते हैं, वो डिबेंचर होल्डर्स जिनका पैसा वापस नहीं किया जाता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, जिनका पैसा केवल वाइंडिंग अप के समय ही मिलता है। वाइंडिंग अप मतलब जब बिजनेस बंद हो रहा होता है। फिर है बियरर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स कौन से होते हैं बेटा, वो डिबेंचर्स जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता है, जो उसको पाएगा वो उसका ओनर हो जाएगा। जैसे मेरे जेब में 100 रुपए की नोट है, मेरी जेब में है तो मैं इसका ओनर, तुम्हारी जेब में चला गया तो तुम इसके ओनर, तो उसे बोलते हैं बियरर करेंसी, ठीक है ना। फिर क्या है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब क्या है, वो डिबेंचर जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर रजिस्टर्ड है। जैसे चेक हम ऊपर लिख देते हैं ना, जैसे डिमांड ड्राफ्ट उसके ऊपर लिख देते हैं कि इस पर्टिकुलर आदमी को मिलने वाला है, तो रजिस्टर्ड में जिसका नाम लिखा है केवल वही उसका ओनर होगा। फिर क्या है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल क्या होते हैं, जो कुछ टाइम बाद इक्विटी शेयर्स पे कन्वर्ट हो जाते हैं, बड़ा इजी है। और नॉन कन्वर्टिबल क्या है, जो कुछ टाइम बाद इक्विटी शेयर्स पे कन्वर्ट नहीं होते हैं। ये तो हो गई बात हमारी काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स की। और अब आते हैं हम लोग अगली टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। अभी यहां पर हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं भाई, इक्विटी शेयर्स में भी पढ़ा है हम लोगों ने, प्रेफरेंस शेयर्स भी पढ़ा है, तो डिबेंचर्स में भी पढ़ रहे हैं भाई कि क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहला तो है अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। पहला पॉइंट क्या है भाई, अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। जो लोग डरते हैं शेयर जैसा रिस्क लेने में, ठीक है ना, तो उन लोगों के लिए ये डिबेंचर्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए कंपनी इशू करती है।
फिर क्या लिखा, इकोनॉमिकल सोर्स। इकोनॉमिकल सोर्स क्यों, क्योंकि डिबेंचर्स इशू करते समय बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती है, लेस पेपर वर्क है, कोई प्रोस्पेक्टस नहीं देना, तो ये आसान है, सस्ता पड़ता है कंपनी को। थर्ड है फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट, यहां पर कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती है, यहां पर कोई प्रीएम्प्टिव राइट्स नहीं होती है, तो कंपनी के मैनेजमेंट में कोई भी इंटरफेरेंस डिबेंचर होल्डर्स नहीं कर सकते हैं। फिर क्या लिखा, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है भाई, कभी भी कंपनी चाहे तो इनका पैसा उठाकर रिडीम कर सकती है, कंपनी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, जब बर्डन होगा उठा के पैसा वापस कर देंगे, कोई परमानेंट बर्डन नहीं है। फिर क्या है, टैक्स रिलीफ, जो भी डिबेंचर होल्डर्स पर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है उसको क्लेम कर सकती है टैक्स बेनिफिट के अंदर। तो भाई ये 4 पॉइंट आप मिनिमम, ये 5 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं ये आप प्रिपेयर कर लीजिए कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं भाई, और अगला टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है, मैंने यहां पर 2 ही लिख रखे हैं, अब अगले 2 तुम बताओगे, ठीक है ना। एक और बता दूंगा, तो एक सब लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। पहला क्या है, रेगुलर रिटर्न। पहला फायदा क्या है भाई, डिबेंचर होल्डर्स को ना, चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट हो चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं हो, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, कम वॉट में पैसा तो देना ही पड़ेगा, तो रेगुलर रिटर्न, पैसे पर इंटरेस्ट कभी मरेगा नहीं। दूसरा क्या है, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कभी भी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट पे आपने अटैच कर रखे हैं एसेट्स, अगर कंपनी डूबी तो वो सेट्स को गिरवी जो रखे हुए हैं उनको बेचकर पैसा निकाल लेंगे। एक और पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं यहां पर लेस रिस्क, ये इसी से रिलेटेड है, इसका दूसरा नाम है। अब तुम बच्चों को 2 पॉइंट इसके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताने हैं कि सर एडवांटेजेस आपके इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है, ठीक है ना भाई। तो चले बढ़े आगे, ये भी बड़े आसान से पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। डिसएडवांटेज क्या है भाई, एडवांटेज तो पढ़ लिया, अब डिसएडवांटेज पर आते हैं। डिसएडवांटेज क्या है भैया, पहला है परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, ये ऑन लिख दिया मैंने, परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट। जब तक डिबेंचर्स होल्डर्स का पैसा हमारे पास पड़ा रहेगा तब तक हमको उनको इंटरेस्ट देते रहना पड़ेगा, लोन होता है ना इसलिए। फिर लिखा रिडक्शन इन क्रेडिट स्टैंडिंग, अगर एक कंपनी बहुत ज्यादा डिबेंचर्स इशू करती है तो मार्केट में उसकी क्रेडिट वर्दिनेस कम होती चली जाती है, बिकॉज उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, कंपनी बहुत ज्यादा डेट ट्रैप में फंस सकती है। फिर क्या है, चार्ज ऑन एसेट, इसको इशू करते समय आपको एसेट्स गिरवी रखने पड़ते हैं, तो ये दिक्कत शेयर्स में नहीं थी, ना इक्विटी शेयर्स में ना प्रेफरेंस शेयर्स में, वहां पे कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ रहा है, यहां तो गिरवी रखना पड़ रहा है भाई। रिडक्शन इन डिविडेंड, रिडक्शन इन डिविडेंड, क्योंकि बहुत सारा पैसा इंटरेस्ट के रूप में चला जाता है तो कम पैसा बचता है कंपनी के पास प्रॉफिट का, जो हम आपको क्या कहते हैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड के रूप में दे पाते हैं, तो इसलिए ये पॉइंट लिखा है रिडक्शन इन डिविडेंड। ठीक है भाई, ये तो हो गया कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर आते हैं, ये है हमारा डिवेंचर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। 3 मैंने लिखे हैं, 2 तुम और बताओगे, देखते हैं कितने बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हैं। पहला क्या है, नो वोटिंग राइट्स भाई, पहला क्या है, नो वोटिंग राइट्स, डिबेंचर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलता, ये डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, केवल क्योंकि ये क्रेडिटर्स होते हैं एक्चुअल में कंपनी के। हाई यूनिट प्राइस, महंगा मिलता है, नॉमिनल, जैसे वहां पर शेयर्स में ना छोटे छोटे प्राइसेस में मिल जाते हैं शेयर्स, ये हाई यूनिट वैल्यू पे मिलते हैं। फिर अनअट्रैक्टिव, बहुत सारे जो बायर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, उनके लिए अनअट्रैक्टिव है, बिकॉज यहां पर इसकी कैपिटल मल्टीपल टाइम्स बढ़ती नहीं है, लेस रिस्क है, लेस रिटर्न है। ऑलराइट, अब कुछ भी नहीं बचा है मेरे भाई, जल्दी से पढ़ लो यहां तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो के साथ, और यहां तक पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।